समोसे का बंदोबस्त हो गया। लेकिन जितने का समोसा नहीं आता उससे ज्यादा तुम लोग खर्चा कर देते हो यार। इनको बोला था मैंने पीडीएफ लगाने के लिए, गजब है सब तक। हाँ, आज एटम शुरू होगा। एटम चल रहा था ना। हाँ वही तो। कहाँ तक हो गया था? हाँ, टोटल एनर्जी, अच्छा रेशियो तक। रेशियो तक, हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। चलो भाई। हाँ नहीं था, ध्यान दो। रेडियस क्या पढ़े थे? आर बराबर, बताओ फटाफट बोलते जाओ। आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन, यही तो पढ़े थे। वेलोसिटी बराबर 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टाइम पीरियड कितना? 10⁻⁻16, हाँ, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ठीक है। एनर्जी बराबर 13 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पढ़े थे ना। अच्छा दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो क्या +13 हो जाता है? +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज इसी की जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, आज के लेक्चर में यही आने वाला है। ये बताओ, कुछ छोटे छोटे रेशियो वाले सवाल कराए थे क्या? हाँ कराए थे। ये सब क्वेश्चंस करा दिए थे क्या? बोर मॉडल इज इनकंसिस्टेंट विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। अरे हुआ था ना, नहीं हुआ था ये? हाँ बोलो भाई। 4.77। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाँ ये भी हुआ था। हाँ सब हुआ था, ये सब हुआ था यार, सब हमको याद आ गया। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ना था। हाँ, क्या नहीं हो सकता वे? नहीं, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है, और स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड से होता है। तो नेगेटिव हो सकता है, खाली स्पीड ही नहीं सोचा जाता है। स्पीड के ऊपर उठो, दुनिया बहुत हसीन है। स्पीड हम खोए रह रहे हो सर। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। अरे गधेड़े, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस को बोलते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। इस वजह से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल पाथ कभी घट सकता है? नहीं। ठीक है ना, उस हिसाब से दो ही चीज दिमाग में आता है जब जब ऐसी बात आती है
कि स्केलर कैसे नेगेटिव हो सकता है? सर टाइम स्केलर क्वांटिटी, टाइम नेगेटिव होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, स्पीड नेगेटिव होता है। नहीं तो फिर एनर्जी कैसे हो गया? ये आता है ना। तो दादा किसी भी वैल्यू के पॉजिटिव और किसी भी स्केलर क्वांटिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का महत्व इस बात से नहीं है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, इस बात से है कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है ना? चलो देखो। हाँ हाँ वही ना, आलम छुट्टी मार देता है बीच बीच में। कहा आलम छुट्टी क्यों मारते भाई? चलो देखो, होता क्या है, मतलब जब बात हुई, एक स्टोरी शुरू हुई एटम्स को ढूंढने की, तो सबसे पहले हम बात किए मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल्स को तोड़े तो हम बात किए एटम्स का, एटम्स को तोड़े तो हम बात किए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन को तोड़े तो हम बात किए क्वार्क पार्टिकल्स का। है जानते हैं कि नहीं, न्यूट्रॉन के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है क्वार्क। ठीक है ना? वो तीन के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम यहां पर, हमारी कन्वेंशनल फिजिक्स खत्म होती है, इसके बाद आती है क्वांटम फिजिक्स। फिर क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये क्वार्क जो है ना, ये कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, धागा, थ्रेड। जैसे वायलिन का थ्रेड होता है ना, बजाते हैं तो बजता है, वैसे स्ट्रिंग एक थ्रेड है, एक थ्योरी है। क्वार्क का जो जुड़ना है, एक साथ लगे रहना, वो एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। और कहा जाता है ये यूनिवर्स सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है, इट इज अ कॉन्सेप्ट। तो वो स्ट्रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि क्वार्क, अगर हम क्वार्क को आगे खोल दें तो क्वार्क जो तीन के पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो एक धागे से बने हैं, जिस जिस धागे का नाम है एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है ना? और उसी स्ट्रिंग थ्योरी के वाइब्रेशन से न्यूक्लियर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जब बॉन्डेड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रुके हुए हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है और वो वाइब्रेट कर रहे हैं। उसी वाइब्रेशन की वजह से एटॉमिक वाइब्रेशन हमको देखने को मिलता है, तब उसकी ओरिजिनेशन वहां से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपने को तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे पढ़ना है, एनर्जी लेवल के स्तर पे पढ़ना है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम पढ़ते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे, एक प्लेन में होते हैं या थ्री डायमेंशनल होते हैं? थ्री डायमेंशनल रोटेशन होता है, और इलिप्टिकल रोटेशन होता है, सर्कुलर रोटेशन नहीं होता है। बट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? जिसमें हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, उनका अपना स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, वो उस एनर्जी लेवल में स्टेबल है। क्लियर है ना? तो उन एनर्जी लेवल्स का नाम रखा गया कि ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, एक एक दो तीन चार, एक और बना लो, पांच, छह से छह ऑर्बिट्स बना दिया हमने। ठीक है ना? जैसे जैसे देखो दूर दूर चलते चले जा रहे हैं, जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है ना? तो ये जो ग्राउंड स्टेट होता है ना, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सिक्स्थ, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट है, कारण इनकी कोई लिमिट नहीं है। एनर्जी गैप्स धीरे 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 कम होते चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो गोल घूम रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कितनी होगी? कम होगी, ये तो बात है, कितनी होगी अभी हम पढ़ के आए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन एटम की। डेटा याद करना है भाई साहब, ठीक है ना? रट लेना एकदम अच्छे से। हम आज कैलकुलेट करते हैं उसको 12 बजे रात को, कोई भी किसी का भी 1 से 5 के बीच में या 1 से 4 के बीच में किसी का भी एनर्जी गैप पूछे, खट से मुंह से निकलना चाहिए हाँ ये होता है। उससे सवाल की रफ्तार तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होगा ग्राउंड स्टेट में एट n = 1, ई कितना होगा?
बोलो बोलो बोलो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा ना? क्लियर है ना? अच्छा, n इक्वल्स टू 2 में एनर्जी क्या होगा? कितना होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 3 में एनर्जी क्या होगा? 1.5, 1, देख लो, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। अरे ये होता है। सोचो, अगर हम तुमसे कहें और एनर्जी ऑर्बिटल्स के बारे में बताओ, n इक्वल्स टू 4 पे एनर्जी कितना होगा? 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल्स टू 5 पे 0.54, n इक्वल्स टू 5 पे एनर्जी कितना? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल्स टू 6 पे 0.37 -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे याद रखना, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? एनर्जी बढ़ रही है। अरे नेगेटिव में है रे गधा, एनर्जी बढ़ रही है। घटेगी क्यों? घटेगी, एक्साइट होगा घटाने के लिए, एक्साइट होगा अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए ना। हाँ, एनर्जी गैप घट रहा है, अभी वो दिखा रहे हैं कैसे। देखो, पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी गैप कितना है? देखो, बोलो बोलो बोलो, E2 माइनस E1 करोगे तो क्या मिलेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2 और 3 के बीच का गैप कितना है? हाँ, 2.9, 2.89, 1.89, मतलब भाई कितना भाई? क्या E3 माइनस E2 कितना है? E3 माइनस E2 कितना है? बोलो 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 बोलो। 1.89 यार, क्या कर रहे हो यार तुम? घटाना नहीं आ रहा तुम लोग को यार। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है? अच्छा, E2 E1 माइनस E3 कितना है? 10.2 और 1.89, ये 1 और 3 के बीच का गैप कितना आएगा? दोनों को जोड़ दोगे, यहाँ 9, 8 2 10, 10 1 11, 1 12, 12.09, 12.09। अच्छा, अभी आते हैं इस पर। इनके बीच का एनर्जी गैप बताओ तो। इनके बीच का एनर्जी गैप बताओ। 0 पॉइंट, अरे इसमें 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, क्लियर है? कितना हो गया? 0.31। अरे क्लियर है? 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इन दोनों के बीच का, 5 और 6 के बीच का 0.117, 0.17 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, जो दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। अरे बदल रहा है ना। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम एक एक्सपेरिमेंट था। क्या भाई साहब? एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें यह कहा गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को जंप करना है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, कहां से कहां? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो उसको मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो कितनी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर। अरे क्लैरिटी? अच्छा, 1 से 3 जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी? 12.09। 1 से 3 जाने के लिए इन दोनों गैप को जोड़ दो, कितना? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं, थर्ड में नहीं जाएगा, लेकिन सेकंड में जा सकता है। सेकंड में जा सकता है। और बात समझ रहे हैं? तो बची हुई एनर्जी का क्या करता होगा इलेक्ट्रॉन? एमिट करता है। फोटोन तो उस एनर्जी का एमिट करेगा। अभी फोटोन की तो बात ही छोड़ दो, हम कह रहे हैं ये यहां से यहां जा सकता है, क्लियर है ना? जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसको कितना एनर्जी चाहिए? 10.2, हमने दिया 12, हमने कितना दिया? 12, मतलब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एक्स्ट्रा है। वो उस एनर्जी का क्या करेगा? उसका क्या करेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इस ऑर्बिट के अंदर फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ नहीं सकती है। एमिट भी नहीं करेगा। एमिट करेगा तो फोटोन देगा। फोटोन स्पेसिफिक एनर्जी का ही होता है। और फोटोन तभी आता है, फोटोन तभी आता है, चलो सब बाद में पूछूंगा। रुको रुको यार, पहले तुम थोड़ा और जान लो, थोड़ा और जान लो। ये देखो भाई, देखो,
अब यहाँ पे क्या है ना, इसी जो ये जो तुमको एनर्जी लेवल दिख रहे हैं ना, इन्हीं एनर्जी लेवल्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल एनर्जी लेवल से वो ड्रॉ किया गया ताकि इसका सेंस तुमको थोड़ा समझ आ सके। ये है, ठीक है भाई। सुनना, इसको बोलते हैं n इक्वल्स टू 1, इसको n इक्वल्स टू 2, इसको बोलते हैं n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6। इधर हम बात कर रहे हैं H एटम का और इधर हम बात कर रहे हैं H लाइक एटम का, हाइड्रोजन लाइक। क्लियर है ना? अगर हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिखें तो ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। फिर कितना, बोलो बोलो बोलो, माइनस, जल्दी जल्दी बोलो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कितना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर -0.85, फिर -0.54, फिर -0.37। ये काइनेटिक, ये इनकी टोटल एनर्जी होती है ना। क्या इनका पोटेंशियल और काइनेटिक लिख सकते हो? काइनेटिक में सब में क्या हो जाएगा, प्लस, और पोटेंशियल में सब में 2। तो ऐसे जब किसी हाइड्रोजन लाइक एटम का लिखोगे तो ये लिखोगे कितना, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ क्या लिखोगे, बोलो, -3.4 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n² क्यों लिखेंगे भाई, n तो हमने वैल्यू डाली थी ना, अरे डाल दी ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितना, -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 ना, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.37 Z² लिखना बोल रहे, Z² इलेक्ट्रॉन, हर जगह Z² होगा, यहाँ भी Z² होगा, Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्लियर है क्या, बोलो हाँ कि ना, यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है। अब देखो होता क्या है कि कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 0.85 स्क्वायर। अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की कहानी क्या है कि अगर हम कहें कि 100 एटम्स हैं कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 1, 100 को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिली कि ये 100 के 100 छठे में चले गए। 100 के 100 कहां चले गए, छठे में। तो जब 100 के 100 इस 6 नंबर में जाएंगे तो ये बताओ क्या ये कुछ एनर्जी इनको चाहिए होगी या अपने आप चले जाएंगे? इनको एनर्जी कुछ चाहिए होगी, तो दे विल एक्सेप्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इनके ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे, उन फोटॉन्स की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे और ये कहां से कहां जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से जिस भी लेवल का जितना भी एनर्जी लेवल इनको मिला ये उस लेवल की ऑर्बिट में जाएंगे। अगर यहां पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर आपने कोई ऐसा फोटोन दिया जिसकी एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? जिसको बोलते हैं लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट पे। अरे भाई जितना एनर्जी चाहिए उतना दे दिए तो वो तो एटम की ऑर्बिट छोड़ के चला गया ना। जब एटम की ऑर्बिट छोड़ के चला गया तो जहां गया वो जगह कहलाती है इनफाइनाइट। क्या कहलाती है? इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो अभी हमने ये कहा कि यहां से फर्स्ट से लेकर कहां गया है भाई? 6 में। कहां गया है? 6 में। 6 तक ही अपने सिलेबस में वहीं तक पढ़ना है और एक 6 के बाद डायरेक्टली इनफाइनाइट, 7-8 का बात नहीं करना है। ठीक है ना? तो n इक्वल्स टू 1 पे अगर अपने पास एक फोटोन आया तो इस फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। वो फोटोन को यहां पर रहने वाले 100 इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया और 100 के 100 एक्साइट होकर कहां चले गए? 6। अरे गए ना? जब ये डी एक्साइट होंगे,
जब इनका डी एक्साइटेशन होगा तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 100 के 100 यहां गए हैं तो सब के सब यहीं नीचे आएंगे डायरेक्टली। बात समझे ना? कुछ नीचे भी आ सकते हैं, बात समझ आए? कुछ ऐसे आएंगे यहां और फिर यहां के बाद यहां, कुछ कहेंगे पहले यहां चलो फिर यहां चलो और तो फिर कहेंगे यहां चलो फिर कहेंगे हम नीचे चलो। अरे क्लैरिटी है क्या? ऐसी कितनी पॉसिबल एमिशंस हो सकते हैं। सोचो, उसने जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था, देखना, इस एनर्जी का जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था, क्या है यहां से उस एनर्जी का फोटोन एमिट कर दिया? अरे कर दिया। कहां से कहां गया था? 1 से लेकर 6, क्या 6 से 1 में भी आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। तो क्या सारे के सारे आ गए? नहीं, 100 गए थे तो हो सकता है 10 ऐसे आए। 10 के डायरेक्टली अपने घर चलो। कुछ ने कहा नहीं रुको, पड़ोस वाले में स्टेबिलिटी देखो, अगर वहां आए तो वहीं रुक जाएंगे। अरे क्लैरिटी है ना? तो वो पहले पड़ोस वाले में गिरे, फिर पड़ोस वाले से डायरेक्टली नीचे आ गए, फिर एक पड़ोस में गिरा, पड़ोस में गिरा, पड़ोस में गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा, ऐसे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। वो अभी हम बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है। तो देखो होता क्या है कि यहां पर एक फोटोन दिया जो उसने एब्जॉर्ब किया था, क्या यहां पर भी एक फोटोन देगा? अरे यहां पे आके रुका ना, तो जब रुका तो उसने क्या किया? एक एनर्जी का फोटोन एमिट किया। फिर उसके बाद यहां से चला, फिर एक एनर्जी का फोटोन एमिट किया। किया ना? क्या ये दोनों एनर्जी के फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए थे? किए थे भाई। उसने बस एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया था जो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके गया है, पहला से लेकर छठा। क्लियर है क्या? इतनी छोटी एनर्जी का वो कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या फायदा होगा उसको एब्जॉर्ब करने में? क्लियर है ना? लेकिन जब वो फॉल कर रहा है तो देखो, 100 में से 10 डायरेक्टली यहां गिरे, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब किए थे, क्या वो फोटोन दे दिए? अरे दिए कि नहीं दिए? हिसाब किताब समझ आ रहा है? दीदी, दीदी फोन बाद में, काम नहीं आएगा कुछ, ठीक है ना? हाँ भाई बताओ। मान लो यहां पर उसने एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी 1 का फोटोन एब्जॉर्ब किया था, तो कहां गया था? 6 में। कहां गया था? 6 में। जब 6 से 1 में गिरा तो जिस स्पेसिफिक आइडेंटिटी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था उसने एमिट कर दिया। लेकिन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में गिरेंगे? नहीं। 6 से 4 में, 4 से 1 में, 6 से 3 में, 3 से 1 में, 6 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 3 से 2 में, 2 से 1 में, 6 से 5 में, 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, ऐसे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं, उन सब की अभी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है बस इतनी सी बात कि क्या इस एनर्जी का कोई फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था? नहीं। इस एनर्जी का 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 किया था? नहीं। बस केवल एक स्पेसिफिक एनर्जी का किया था। लेकिन क्या अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स दिए? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम यही कहानी था कि हमने क्या किया, एक चैम्बर के अंदर गैसेस स्टेट में एलिमेंट्स को भर दिया और उसके बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से हमने खूब सारे फोटॉन्स पास कराए। तो हमने देखा कि कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए और जो नहीं एब्जॉर्ब हुए वो हमको फोटोसेंसिटिव प्लेट पर मिल गए। फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा कि जो एब्जॉर्ब हुए थे, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, कुछ एब्जॉर्ब हो गए, बचे हुए फोटॉन सीधे पास कर गए। क्लैरिटी है ना? अब हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन ही है। अरे क्लियर है? और अगर स्टेबल हाइड्रोजन एटम है तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है। अरे होता है ना? अब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर जब ये फोटॉन्स गिरे तो उनने एक स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया और जो बचे फोटॉन्स उनको जाने दिया। जाने दिया। हमको जेडएनएस की प्लेट पर कुछ फोटॉन्स के वो फ्लोरेसेंस मिले, जानते हो ना? जेडएनएस की प्लेट फ्लोरेसेंट हो जाती है जब लाइट के इफेक्ट में आती है, इन्फ्लुएंस में आती है। तो वो जो फ्लोरेसेंस मिला उसमें उसको हमने देखा, तो हमने देखा यार कुछ फोटॉन्स इसमें से गायब हो गए। क्लियर है ना? वो कौन से वाले थे? वो कौन से वाले थे? ये वाले जो गायब हो गए थे। क्लियर है ना? फिर थोड़ी देर बाद फिर से क्या हुआ कि उसी उसी डिब्बे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकला अपने आप। तो हमने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ऊपर गए थे वो अब डी एक्साइट हुए। जब डी एक्साइट हुए हैं और तो हमने जेडएनएस की प्लेट लगाई तो जो एब्जॉर्ब हुए थे वो तो एमिट हुए ही हुए, उसके साथ कुछ और फोटॉन्स भी एमिट हुए जो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है?
और यहां से एक कॉन्सेप्ट आया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। क्या भाई साहब? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी अलग अलग फोटॉन्स की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो उसका फॉर्मूला लिखा गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन कितना, कौन से ऑर्बिट में गए हो? 6 में ना, तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2, तो 6 में से 1 गया 5, 5 छक्के 30, 30/2 बराबर कितना हो गया? 15। 15 तरह की आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी अगर कहां से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो 6 से ग्राउंड स्टेट। क्लियर है क्या? अरे क्लैरिटी है? 6 से ग्राउंड में गिरेगा तो 15। अरे क्लियर है ना? 15 तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। नोट करिए अब, और क्या ही करेंगे। चलिए एक और कहानी सुनी लीजिए, एक और कहानी सुन लीजिए, फिर एक ही साथ लिखिएगा। अब देखिए, अब हुआ क्या, अब हम केवल बात करेंगे डी एक्साइटेशन की। किसकी भाई साहब? डी एक्साइटेशन की। तो उसमें ना अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज बनाई गई डी एक्साइटेशन में। क्या एब्जॉर्प्शन एमिशन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आए? अरे आया यार, बस इतना ही है यार, और कुछ है नहीं एटम्स में, इसके बाद तो सस्ते सस्ते सवाल है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है ना, तो देखो ये एनर्जी गैप कितना है बताओ। ये वाला जो एनर्जी गैप है ये कितना है? कितने का है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये एनर्जी गैप कितने का? 1.89, पक्का ना? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये वाला। अरे निकाले अभी भाई, ये देखो ना कितना निकाले हो। 1.10.2, 1.89, 0.31। अच्छा इसका नहीं देखा यार, 3 और 4 का नहीं देखा, 3 और 4 का गैप नहीं देखा। ये क्या होगा? E4 माइनस E3 बताओ तो। 1.51, 1.51 में से 0.85 घटाओ, कितना भाई? 0.66। तो ये अपने पास हो गया कितना? ये वाला गैप कितना? अरे यार ये तो अपने पास ही है। ये कितना? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद ऊपर, हाँ 0.31। इसके बाद ऊपर 0.17, 17 ही था ना लास्ट वाला, 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहानी है अपने पास। अब सोचना, ये एनर्जी गैप्स हैं। तो हुआ क्या कि अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अलग अलग ऑर्बिट्स में नाम रखे जो फोटॉन्स एमिट हुए। तो देखा गया कि अगर इनफाइनाइट से, जिसको बोलते हैं लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, क्या बोलते हैं? लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर इनफाइनाइट से कोई कहां गिरा? फर्स्ट में। इनफाइनाइट से कहां गिरा? फर्स्ट में। या वो 6 से कहां गिरा? 1 में। या वो कहां से गिरा? 5 से 1 में, या 4 से 1 में, या 3 से 1 में, या 2 से 1 में। इस पूरे रीजन में जो एमिशन देखने को मिला फोटोन का, वो था, भाई फोटोन एमिट तो होगा ही ना, और जो फोटोन का एमिशन देखने को मिला वो था हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कैसा रेडिएशन था? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जिसको इसको खोजा था उसका नाम था लाइमन, तो उसके नाम पे रख दिया गया क्या? लाइमन सीरीज। अरे क्लियर है क्या? फिर हमने उसके बाद बामर आए, बामर ने कहा अच्छा 1 से 2 में गिरेगा तो, मतलब इनफाइनाइट से 2 में गिरेगा तो, इनफाइनाइट से 2 में गिरेगा तो क्या होगा? मान लो ये अभी कहां से कहां गिरा है? 6 से 2 में ना। अब फिर अभी अपन इसको गिरा देते हैं कहा? 5 से 2 में। अरे क्लियर है ना? फिर इसको गिरा देते हैं 4 से 2 में। फिर कहा? 3 से 2। अरे क्लियर है क्या? अगर हम लाइमन की बात करें तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स यूज करें। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। लाइमन के लिए, किसके लिए? जो सबसे कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा, क्या इसी में निकलेगा? इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, और यहां सबसे ज्यादा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कल आते इतना जल्दी उठ के आ जाने क्या जो पढ़ लिख के को राजा हुआ है दादा। अरे बुझे कि नहीं? सेम एज जब बामर के लिए बात करोगे तो ये क्या होगा? कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन?
बामर के लिए फर्स्ट, बामर के लिए, बामर के जस्ट ऊपर, 2 के जस्ट ऊपर है वो फर्स्ट है, और इनफाइनाइट तो लास्ट है। अरे है ना। तो यहां पर जो रेडिएशन देखने को मिला ना, ये रेडिएशन विजिबल था, विजिबल रेडिएशन। कौन सा था? विजिबल। मतलब जो फोटॉन्स निकले, उन्होंने इल्यूमिनेशन डेवलप किया। इल्यूमिनेशन का मतलब समझते हो ना, ब्राइटनेस हो गई, लाइट हो गया, ठीक है ना। इसको ढूंढा किसने? बामर ने, तो उनके नाम पे रख दिया गया बामर सीरीज। क्लियर है? फिर सेम एज, अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो पाश्चन है भाई, पाशन, पाशन बोलते हैं, तो पाशन नहीं बोलते। अरे क्लियर है क्या? पाशन इनफाइनाइट से है, फिर कहां से आए? 6 से, फिर कहां से आए? फिर कहां से आए? 3 से। अरे क्लियर है क्या? बस, अरे हो गया ना। इनको बोला गया पाशन। इसमें मिला इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एनर्जी। अरे फोटॉन्स निकलेंगे ना, जो इस एनर्जी रेंज में आ रहे थे, वो सारे के सारे कैसे थे? इंफ्रारेड। और इनको ढूंढा था किसने? पाशन ने। अरे क्लियर? लाइमन, बामर, पाशन, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्रैकेट, उसके बाद थे पीफंड, फिर थे हम्फ्री। उतना पढ़ना नहीं है। अरे क्लैरिटी है? ये थे अपने पास कौन? ये कौन से थे? बामर। ये सब लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी क्या मिला? सब में इंफ्रा। ये पहले पढ़ा है केमिस्ट्री में? अभी स्टार्ट हो गया कि नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर? नहीं हुआ है ना? तो जब जब पूछा जाएगा तब तक तो तुम लोग मास्टर हो जाओगे। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट वाले में कौन था? लास्ट वाले में पी फंड थे, फ्री फंड। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। काशी विश्वनाथ, काशी का क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा? नहीं लग तो नहीं रहा, लग रहा तुम कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना लियो। लाइमन, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। अरे क्लैरिटी है? और इन सब में, ऊपर वाले में सब में क्या है? इंफ्रारेड। सब में क्या है? इंफ्रारेड। नीचे वाले में, सबसे वाले में यूवी, बीच वाले में क्या? विजिबल। अरे क्लियर है? ये सिंपल सा फंडामेंटल है और कुछ होता नहीं है इसमें। अब देखो हुआ क्या, जिस भी एनर्जी का फोटोन निकला है, वो क्यों निकला है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है कि डी एक्साइट हुआ है? डी एक्साइट हुआ है ना। अगर एक्साइट होता तो क्या फोटोन एब्जॉर्ब करता? एक्साइट होता तो क्या फोटोन एब्जॉर्ब करता? तो कहा गया कि एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन में उसको कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए। तो हमको सिंपल सी बात पता है, इन ऑर्बिट्स के जितने एनर्जी का गैप है, एक्साइटेशन में उतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, और डी एक्साइटेशन में उतनी एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा। करेगा ना। इसी पे एक स्पेक्ट्रल सीरीज, ये सब निकाले हो ना, लाइमन सीरीज, रेडिएशन, पाशन, इन सब का जो रेडिएशन निकाले हो ना, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, ये सब कैलकुलेट किया गया वेवलेंथ के एक फॉर्मूले से। साधारण सा फॉर्मूला था, सिंपल ये कहा गया कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो उसको फोटोन चाहिए होगा, और डी एक्साइट हुआ तो फोटोन देगा। अगर हम डी एक्साइटेशन की बात करें तो हम ये क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं क्या? जो फोटोन निकला, उस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी? फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल? कौन सी एनर्जी ज्यादा है? इनिशियल ज्यादा है ना, तभी तो डी एक्साइटेशन हुआ है। तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, इनिशियल एनर्जी ज्यादा और फाइनल एनर्जी कम। अरे क्लियर है क्या? ये एक्साइटेशन है कि डी एक्साइटेशन है? डी एक्साइटेशन है मास्टर। एक्साइटेशन में क्या हो जाता? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अच्छा ये सोचो, जो फोटोन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखोगे तो 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। यहां भी एक चीज करूंगा मैं, जहां तुम लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा, हो सकता है कि तुम सोचो अरे ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन होता है ऐसे ही, ठीक है ना। और तुम्हारा आईक्यू कम होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा। ध्यान देना, क्या 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। एनर्जी क्या होता है?
हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करोगे तो 13.6 प्लस में कि माइनस में, जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाय, अच्छा पानी दीजिए गरम 1 गिलास, ठीक है ना। हाँ भैया, रुक गया। हाँ भाई ये बता, क्या ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है? अरे हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी यार, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट दें? 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। ये बता यहां से क्या कॉमन करेगा? प्लस 13.6 कॉमन कर ले, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन कर ले, क्या बचा? एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या कि जब एक्साइटेशन होगा तो फोटोन चाहिए होगा, और जब डी एक्साइटेशन होगा तो फोटोन मिलेगा, फोटोन फोटोन देगा ना। तो हम कह रहे हैं कि यार अपने को पता है कि अगर 3 से 1 में गिरा है तो क्या हुआ? एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन, तो तुमको एनर्जी मिलेगी कि दोगे? मिलेगी ना। फोटोन की एनर्जी को तुम हमेशा पॉजिटिव रखो, इसको ऐसे लिखो, इस फॉर्मूले को ऐसे तोड़ दो, 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन छोटा का स्क्वायर माइनस एन बड़ा का स्क्वायर। छोटे वाले ऑर्बिटल का स्क्वायर माइनस बड़े वाले ऑर्बिटल का स्क्वायर, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तुमको पता है, और सवाल में दिया ही होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अरे एक्साइटेशन हुआ है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और डी एक्साइटेशन हुआ है तो एनर्जी एनर्जी कुछ ज्यादा ही गर्म था यार, धीरे धीरे गिर चल रही हो। चलो देखो, हाँ भाई सुनो, 1 अपॉन एन छोटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बड़ा का स्क्वायर, समझ आया ना? अरे पहले पढ़ा ना, हाँ, सबसे सिंपल है यार, कभी तुमको टेंशन ही नहीं होगा कि पहले पहले वो वाला लिखे कि पहले ये वाला लिखे, उतने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस केवल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाती है, तो ऐसे एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा सोचो, ये बताओ, सुनना, क्या हम 12,400 अपॉन लेमडा को मीटर में डाल के यहां 10⁻10 लिख दें? +10 +10, -10 नहीं नेता, +10। ये ऑलरेडी किस में है? एंगस्ट्रॉन में। इसको किस में रखना है? मीटर में। याद करो जब तुमको मीटर वाले को किस में लिखना था? एंगस्ट्रॉन में। तो क्या 10⁻10 किए थे? याद है ना? तो जब एंगस्ट्रॉन को बड़ी यूनिट में रखना है ना यार, अब यहां तुमको मीटर रखना है, तो ये एंगस्ट्रॉन की इक्विवेलेंट कब होगा भाई? 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन? 10⁻+10 की -10? हाँ -10 ना। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। मुक्का से मुंह फूट जाए। मीटर बड़ा है कि एंगस्ट्रॉन? ये तुझे एंगस्ट्रॉन में चाहिए, यहां तूने रखना है मीटर। क्या रखना है? मीटर। तो 2 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन? 2 × 10⁻10 करेगा ना, +10 की -10। तो इसी वजह से तो यहां लिखे हैं। हमको रिजल्ट किस में चाहिए? एंगस्ट्रॉन में। हमको लैम्डा किस में रखना है? मीटर में। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये रिजल्टेंट यूनिट नहीं है कि सर ये मीटर में, तो एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा हो ना। तुम्हारा ये जो फॉर्मूला, ये किसके लिए वैलिड है? एंगस्ट्रॉन के लिए ना। अब तुमको लैम्डा किस में डालना है? मीटर में। लेकिन तुमको चाहिए किस में? एंगस्ट्रॉन में। तो जितना भी मीटर रखोगे उसमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? एंगस्ट्रॉन। नहीं आया। सारे खच्चरों को ये लगता है कि -10 होना चाहिए, मुझे भी लगता था। अरे समझ पाए कि नहीं समझे? समझ आया या ऐसी अभी भी हवाबाजी चल रही है बस केवल दिमाग में? अबे ये एंगस्ट्रॉन चाहिए ना, और तुझे रखना किसमें? मीटर। तो 4 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन? 4 × 10⁻10 करेगा ना, तो वही तो किया है। अब देख यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या? 1 अपॉन एन छोटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बड़ा का स्क्वायर। अब इसको जब पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन लेमडा इन मीटर जब लिखोगे ना, तो ये हो गया अपने पास कितना? 13.6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 12,400 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन छोटा का स्क्वायर माइनस एन बड़ा का स्क्वायर।
अरे क्लैरिटी है क्या? तो 1/λ इन मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13600 अपॉन 12400 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर। दो जीरो से दो जीरो काट दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/λ इन मीटर। समझ पाए कि नहीं? समझ गए? खत्म हो गया चैप्टर, यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर, यही था पूरा चैप्टर, ठीक है ना? लेकिन अभी शुरू हो, अबे रुको तो, नोट करो इसको, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ।
हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यार, सब में नंबर, ये n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है ना। ये n जो है, ये अभी इसको हम कैपिटल N लिख लो यार, ये ऐसे लिखो कैपिटल N, ठीक है ना। स्मॉल n, हाँ भाई बताओ, हाँ बोलो, जाओ जाओ जाओ, तबीयत ठीक रखो भाई, पहले थोड़ा ढंग से अपना ख्याल रख भाई, तब बीमार पड़ जाएगा, सारी मेहनत पानी फिर जाएगा ये 1 मिनट में। तो रूम पे जाने से अच्छा है कि डॉक्टर के पास जा, हाँ जाके दिखाओ, तुरंत ट्रीटमेंट कराओ। चले हम आगे बढ़े, जल्दी खींच, लाइन खींच फटाफट, देख लिए, झूठ बोल रहा है ना। एनसीईआरटी पढ़ो फिर, वही ना, लेकिन एनसीईआरटी अच्छी है, बट वही दिमाग, हाँ थोड़ा सा ज्यादा डीप डाउन है, मतलब लाइनें पढ़ के समझ नहीं आता है, थोड़ा सा मतलब कमजोर लोगों को तो बिल्कुल नहीं आएगा, नीट वालों को तो। अब मान लो इतनी बड़ी किताब लिखी है, तो थोड़ा तो तुम्हारा सम्मान रखना पड़ेगा ना, पहली लाइन पर फेस लिखना पड़ेगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब वो अच्छा लिखा हुआ है, ओके। गिन के बताना कितना पन्ना पढ़ी हो आज तक एनसीईआरटी में, कोई एक पेज पूरा पढ़ी अपने जीवन में एनसीईआरटी में, सच सच बताना, पूरा एक पेज, चल झूठी। हम्म, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैट्स, बोर्ड में पढ़े हो, बोर्ड एग्जाम दिए थे, अच्छा तुम तो गोरखपुर से पढ़े हो ना, नहीं बिहार वाले तो थोड़ा कम देते हैं बोर्ड एग्जाम, दिए हैं, अब मान लो पेपर रख के लिखना हो तो अलग बात है ना। हाँ, क्या चीज, ये सब पहले होता था, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, हाँ, प्रॉक्टिकल, नहीं होता है यार, अभी तो अभी बहुत है यार, गाँवों में अभी भी होता है, पटना की बात नहीं कर सकता मैं, पटना में कितना फेयर है, लेकिन अभी उधर होतियारी होतियारी चले जाओ, कॉपी भी कोई और लिख देगा। हाँ, हाँ, बोर्ड में, हाँ, ओ भाई साहब, मैं सीबीएसई बोर्ड में, कहा होता है ऐसा, बिहार बोर्ड में, 2000 2016 में, 2016 में हम पहली बार जब सीबीएसई पढ़ा रहे थे 15-16 वाले सेशन पे, तो 2016 में फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था। हाँ, क्या अभी ये भी नहीं ड्रॉ कर पाई थी क्या तब से, कर क्या रही थी, ये सब छोड़ो, सुनो सुनो भैया नेता, घर ड्रॉ करना है यार, ये लिखो, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। कहानी ये बता रहे थे कि 2015 में सीबीएसई का पेपर आया था,
देख के लग रहा था जे एडवांस का पुराने जमाने का वो रिटर्न पेपर हो। भाई साहब जितनी डेरिवेशंस दी थी, एक भी डेरिवेशन डायरेक्ट डेरिवेशन पूछी ही नहीं थी। सारी डेरिवेशंस में वेरिएबल्स घुसा दिए थे, सब में वेरिएबल्स घुसा दिए थे। हाँ इस बार, हाँ अच्छा पेपर था, मतलब बहुत टफ नहीं था, ठीक था। एडवांस एडवांस ही रहता है ना भाई। गलत ठीक। बाबू तो ऐसे डेरिवेशन पूछेगा ना, डेराइव दिस एक्सप्रेशन, वहां एक्सप्रेशन नहीं डेटा देगा पूरा वेरिएबल का। खाओ, मोटा रहे हो गधा तरह से एकदम, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हो, और उसके ऊपर से खाए जा रहे हो चली क्लास में, भूखड़ आदमी। मॉड्यूल लाए हो? मॉड्यूल दो। हाँ सुनो, इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, बताए बिना टाइम वेस्ट किए इसको नोट करो। कल खत्म हो जाए। हाँ पता नहीं यार, वेब सीबीएसई वाला देखा है एक दो यार। सबसे अच्छा पेपर अभी तक, मतलब मैंने जहां भी देखा है, सीबीएसई दिल्ली का पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत टफ होता है, अब बढ़िया होता है। फिजिक्स में मैं, हाँ क्या चीज, और क्या, ऑल इंडिया का पेपर अलग होता है, सीबीएसई दिल्ली का पेपर अलग होता है, मुक्त भोगी हैं। इतना कॉन्फिडेंस था हमको कि चाहे गिरे हालत में 70 में से 60 प्लस तो लेके ही आएंगे। गए थे 52 नंबर पाए थे 60 में, 70 में से फिजिक्स में। मामला गड़बड़ा गया कि पहले हम बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन उठा लिया अटेम्प्ट करने के लिए, तो उसको रच रच के लिखने लगे, जिसका जरूरत नहीं था वो भी एक्सप्लेन करने लगे उसमें बैठ के, क्योंकि हमको तो ज्यादा आता है। लास्ट में एक सवाल छूट गया, वो हो जाता तो 3 नंबर और मिल जाता। कंफ्यूज हो गए उसी में। हाँ तो 55 हो जाता, 85 हो जाता तब। बायो के प्रैक्टिकल में मैं पता है कितना नंबर पाया हूँ, 21 नंबर 30 में से। 26 पाया हूँ मैं, 21 नंबर। तो मेरे पास पीसीएमबी था ना, अब मैं वहां गया, वो कहा कॉकरोच, कॉकरोच तब, अब तुम लोग सिलेबस में है कि नहीं कॉकरोच, है ना, वो उसके उसके ऐसे पार्ट्स के नंबर्स करके बना दिया, आपका आप पहचानो कौन सा है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट को। हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हमको वो दो ही चीज दिख रही थी, आंख, उसके वो जो टिंडल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीना, और उसकी रिब्स, इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं चल रहा था। क्या चीज, अच्छा कॉकरोच का ब्लड व्हाइट क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, सोचो, हमको बायो इतनी आती थी, क्या है, नहीं, अभी हम सैंडविच खा के आ रहे हैं अंदर से। हैं, घर से बनवा के ले आए थे दीदी। तो अब इतना कम था कि 4 लोग हम थोड़ी शेयर कर पाएंगे, इसमें बांटेंगे, ऐसे प्रसाद ही बटेगा एक एक टुकड़ा। ए भाई सुनो, हो गया, जल्दी करो। कल मोस्ट प्रोबेबली, कल न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगा, एक ही दिन का है न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी है नहीं, बट फिर भी मैं अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या होता है इतना बेसिक पढ़ा था। हाँ हाँ भाई, खाली डीके पूछा था, अल्फा डीके क्या होता है। अब 2He4 निकलने के बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट, बस तो उसी को तो अल्फा डीके बोलते हैं। ए भैया सुनो,
चले आगे बढ़े। अरे नोट हो गया। 1.1 इंटू 10⁻7 को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। मतलब फॉर्मूले को ऐसे तोड़ दिया जाता है, 1/λ/मीटर बराबर r/z², 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा। दैट्स इट। हाँ, रिडबर्ग कांस्टेंट। सोचिए, अगर मान लीजिए हम आपको एक सवाल बोले, नोट हो गया? नोट हो गया? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। yes. सबसे कठिन चैप्टर है समझाने के लिए सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी थोड़ा थोड़ा कभी कभी कम समझ आती है, उड़ जाती है, बट डोंट वरी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी ज्यादा पढ़ी है तो मैं कोशिश करूंगा अगर तुम्हारे लेवल तक उतर पाया तो। देखो, लॉजिक गेट्स तो आसान है, लॉजिक गेट्स तो गणित है यार, वो तो आएगा ही समझ। लॉजिक गेट्स और बुलियन अलजेब्रा तो आएगा ही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि कैसे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, कैसे डिप्लीशन रीजन टूटता है, वो सब समझ आना। सर हम सब याद कर लेंगे, नहीं। देखो एक क्वेश्चन है, सुनना। क्वेश्चन कह रहा है भाई, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब एन से कहां कहां आए हो? वन। फर्स्ट लाइन अभी बोला हूं, 2 से 1 में। लाइमन का मतलब हो गया कि बेस हो गया 1, बेस हो गया। फर्स्ट का नाम बोल दिया मतलब 2 से 1 में गिरे हो। अगर ये कहता फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ बामर 3 से 2, 3 से, क्लियर है क्या? अरे भाई कैसे गधेड़ों की तरह तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हुए। ये लाइमन है, तो लाइमन के लिए कौन सा हो गया? पहला। और इनफाइनाइट कौन सा हो गया? लास्ट। हो गया ना, समझे? ऐसे ही बामर के लिए ये क्या हो जाएगा? पहला, मतलब ये क्या है? n = 3, तो क्या 3 से 2 में गिरा ना, तो 3 क्या होगा? फर्स्ट, और इनफाइनाइट क्या होगा? लास्ट। क्लैरिटी है ना? अच्छा मान लो कह देता थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ बामर। थर्ड का मतलब कहां से गिनोगे? 2 से कि 3 से? 3 से। बामर बोला, बामर, बामर का बेस तो 2 हो गया ना, तो पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 4 और तीसरा हो गया 5, तो 5 से नहीं आई गिनती। अरे आया ना? मान लो हम तुमसे कहते फोर्थ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ लाइमन, फोर्थ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ लाइमन, तो एन बराबर, लाइमन का मतलब बेस 1 हो गया। अब गिनती कहां से शुरू होगी? 2 3 4 5, 5 से ना, खत्म बात, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा था वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन। द एटॉमिक नंबर Z ऑफ H लाइक आयन इज। क्लियर है? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पहला, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब 1/λ, 1 बाई किसका? हाइड्रोजन का। कितना होगा? राइडबर्ग कांस्टेंट R, और Z का वैल्यू कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? 1, 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर। क्या पहली इक्वेशन लिखते भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? दूसरी लाइन बोला है इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, अरे क्लियर है ना? तो यहां आर तो आर हो गया, तो क्या यहां Z² लिखते हैं? बामर का सेकेंड मतलब n इक्वल टू 3 की 4, 3 की 4, बामर में हो ना, मतलब 2 में तो तुम ऑलरेडी हो, तो उसका पहला 3 होगा और दूसरा 4, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, छोटा का स्क्वायर माइनस बड़ा का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दें। क्या आर से आर कट जाएगा? अरे आर से आर कट जाएगा, और ये दोनों क्या लेमडा एच और ये लेमडा एल बराबर है? कह रहा दोनों का वेवलेंथ बराबर है। कह रहा द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ एच एटम इज इक्वल टू द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन, मतलब लेमडा एच एल बराबर लेमडा एच, तो इससे इसको काट देंगे। अरे काट देंगे ना? ये हमारे पास एक्सरसाइज 2 का, जो आपका पीवाईक्यू वाला एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2,
क्लियर है ना? तो यहां से क्या होगा, बोलो 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 बोलो, क्या लिखोगे भाई? सॉल्व करो, यहाँ जेड स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करोगे 1/4 माइनस 1/16, और यहाँ कितना बराबर कितना 1 माइनस 1/4, कितना हो गया 3/16। अरे जेड स्क्वायर बराबर 3/16 बराबर कितना 3/4, क्या 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौक को 16, तो जेड बराबर कितना आ गया 2। मतलब कौन सा एटम है, अगर एटम पहचानने के लिए आ जाए तो, एटम पहचानने के लिए आ जाए तो हीलियम। अरे क्लियर है? और सुनो, अच्छा ये तो करा ही दिया था कि when an electron in an atom is excited from 4th to 5th stage और change in angular momentum, 4 से 5 में कराया था h/2 पाई, कराया था, मुझे याद है पिछले वाले सवाल में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट is excited by a monochromatic radiation of wavelength lambda बराबर, जिससे उसको एक्साइट किया गया है वो 975 एंगस्ट्रॉन। कितना भाई साहब 975 एंगस्ट्रॉन। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इससे वो कौन से ऑर्बिट में जा सकता है। अरे क्लियर है, इससे ये कौन सी ऑर्बिट में जा सकता है, एन निकालना पड़ेगा ना, जब तक एन नहीं निकालेंगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका होता है, एक गधा मेथड, क्या वो लिखेगा सर 1/λ इक्वल्स टू क्या r इंटू जेड स्क्वायर, 1/n छोटा का जगह 1 रखेगा और बड़ा वाला ऐसे फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करेगा, गधेड़ा गधा। दूसरा अच्छा बच्चा कहेगा लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी, तो 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन डाल, कितना मिलेगा 12,400 अपॉन 975। अरे क्लियर है ना, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, हाँ 12,400 को लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉन से, हाँ कितना आ रहा है बताओ 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 बताओ, 12.75 72 12.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो आया 12.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है पहले दोनों का कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे वाले का कितना है, बोल बोल बोल, ये वाला कितना होता है, अरे एनर्जी गैप पूछ रहा हूं भैया 1.89 1.89, उसके बाद हाँ 0.66, देख इसको जोड़ 1.2 में 1.89 जोड़ेगा तो क्या 12.09 होगा, 12.09 में 0.66 जोड़ोगे तो 66 और 9 कितना होता है 12.75 ना, 12.75 9 से 15, तुम्हारे पास कितना है 12, तुम्हारे पास कितना है 12.7। नहीं समझ आया, ये बताओ इस एनर्जी का फोटोन लिया है ना तो कहां जाएगा, ग्राउंड से उड़ा है ना, ग्राउंड से उड़ा है, अगर ये 10.2 होता तो कहां जाता 2 में, और अगर ये 10.2 प्लस 1.89 मतलब 12.09 होता, अरे क्लियर है ना, तो कहां जाता कितना 9 और 8 2 10 और 10 से 11 1 12, तो कहां चला जाता थर्ड में। यहां पहुंचने के लिए इसको कितना चाहिए 12.75, 12.75 है कितना 12.72, कम है कि ज्यादा, कम है ना, यहां पहुंचने के लिए चाहिए कितना, है कितना, थोड़ा कम रह गया ना, तो यहां कभी पहुंच यहां तक रह जाएगा, तो n इक्वल्स टू कहां तक रह गया 3 तक। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला बताया हूं क्या 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो कितना हो गया 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। अरे नहीं आया, अबे आसान है यार, ये तो कुछ नहीं है भाई, सस्ता सवाल एकदम फुल ऑन टाइम पास, बस वही है कि थोड़ा कहानी रिलेटेबल लगनी चाहिए। जब तुम ये समझे रहोगे कि एक्साइटेशन क्या होता है या डी एक्साइटेशन क्या होता है तो तुम सवाल ढंग से बना पाओगे, प्रोसेस समझो। चलो
और मान लो अगर तुमसे कह दे कि भैया इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है किसी ऑर्बिट में, क्या बता सकते हो? हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या लिखोगे? 2.18 इंटू 10⁶ क्या Z/n। हाँ, ये देखो एक सवाल है, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 27। अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में भी तो खोल ही सकते हो ना मॉड्यूल, देख लो। हम पढ़ दे रहे समझा देंगे सवाल, सुनो बस ध्यान से, अंग्रेजी सुनो। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 2। सही मॉड्यूल लेके आए नहीं घर से? पता चला मॉड्यूल ले आए हैं, किसी और चैप्टर का ढूंढ रहे हैं उसमें मॉडर्न। ऐसे उम्मीद कर सकता हूं मैं तुमसे? हाँ भाई सुन, भाई इधर ध्यान दो। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। हाँ मित्र, थोड़ा सुन लो यार, सुनो ध्यान से सुनना और मुझे मतलब बताना, एक एक वर्ड पढ़ते जाएंगे, एक एक वर्ड का मतलब बताना। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज मतलब कहां से आए हो? इनफाइनाइट से कहां? बामर बामर बामर, दो दो ना। एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से। अरे क्लियर है क्या? तो क्या लिखेगा पहला? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ का 1/λ क्या होगा? आर। हाइड्रोजन का पूछ रहा है? कोई बात नहीं, रहने देना, क्या दिक्कत है। आर जेड पड़े रहने दो, जेड स्क्वायर पड़े रहने दो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/, छोटा कितना है? 1/1 का स्क्वायर। ये अपने पास लाइमन हो गया, ये अपने पास कौन हो गया? बामर हो गया। आर जेड स्क्वायर 1/, छोटा, 2 दूना कितना? 4। क्या बचेगा भाई? 4:1। अरे लैम्डा ऑफ बामर अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन, यही तो निकालना है। कितना होगा? 4। अरे दादा हो, डिवाइड कर लो भैया। लैम्डा बी बाई लैम्डा एल बराबर क्या मिलेगा? 4। हाँ हाँ, अरे तो ठीक है, हो जाता है यार। ए, कुछ बोलना मत, हम नमक खाते हैं, हम मां मुंह फोड़ देंगे, जान लेना। हाँ भाई, क्या चीज? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का? नहीं भाई, 6 कैसे होगा? 3। हाँ, कितना आ रहा है कैलकुलेटर से करने पर? तो कैलकुलेटर से करने पर जो आ रहा है उस पर चलो, भरोसा रखो, अपनी कैलकुलेशन में मत भरोसा रखो। गधा हो। कहाँ था? यही था ना? अगर ये 7.5 आ गया तो कहां पहुंच जाएगा? सुन लो भैया, पूरा पूरा डेटा कैलकुलेट करो। ए सीरी, डिवाइड 12,400 बाई 975। 12.7179, ये आंसर आ रहा है यार। हाँ, तो गलत दिया है भाई। भाई कैलकुलेटर से थोड़ी सही थोड़ी आ जाएगा। 12 नहीं मान सकते बच्चा, डेसिमल के 2 डिजिट तक एनर्जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर ये 0.01 का भी डिफरेंस आया ना तो तुमको नीचे वाले ऑर्बिट में कंसीडर करना पड़ेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में नहीं उड़ा सकते हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है कि उसको उतना चाहिए हर हाल में, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, एडजस्टेबल नहीं है। चलो देखो, हाँ भाई सुनो, ये सवाल देखो, एक सवाल और कह रहा था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे बना चुके हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक लाइन में बताना, छोड़ो उसको यार, हम पढ़ रहे हैं ना यार, कितना उसमें घुसे रहोगे, एक सब सुनो ना, अंग्रेजी नहीं सुन पा रहे हो। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होता है उसमें -1 कर देते हैं, तो 1:-1। समझे कि नहीं? कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये पूछा गया था एम्स 2019 में, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। क्वेश्चन नंबर 37, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, क्या बता सकते हो? बता सकते हो? अरे वही हीलियम आयन, हीलियम प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन लाइक बनाया ना। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट बी होगा -13.6। हाँ, अरे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ना। सेकेंड ऑर्बिट में एन भी 2 है और हीलियम है तो जेड भी 2 है। बिना पेन चलाए बनेगा यार ये तो। ए भाई सुनो, एक सवाल कह रहा है नीट 2023 में, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब होगी? जब एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम? एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। मतलब हम क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन ऑफ बामर या फर्स्ट लाइन ऑफ बामर? लास्ट लाइन ऑफ बामर। इनफाइनाइट से गिरेगा तभी तो सबसे ज्यादा एनर्जी देगा ना। सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा? जब इनफाइनाइट से गिरेगा। क्लियर है? तो उसमें जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। जिस फोटोन का एनर्जी ज्यादा उस फोटोन की वेवलेंथ कम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो क्या लिखोगे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इनफाइनाइट से आया, किस में आया है? बामर में आया है, तो क्या 4 लैम्डा हो जाएगा? अरे 4 लैम्डा हो जाएगा यार। नहीं आया। देख भाई तुम लोग ना बहुत गड़बड़ आदमी हो यार, पढ़ते उड़ते नहीं हो तुम लोग यार, सुनते भी नहीं हो। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, तो 1 अपॉन लैम्डा। क्या लिखे भाई? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? आर, आर जेड स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या तुम्हें? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। बामर सीरीज का लैम्डा है। बामर सीरीज का कितना है? लैम्डा। मतलब 1 अपॉन, कहां से आ रहे हो, कहां हो? 2, और आ कहां से रहे हो? इनफाइनाइट से। तो 2 दूना 4, तो 1 बाई लैम्डा कितना हो गया? आर जेड स्क्वायर बाई 4। हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। दूसरा पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कहा? लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट एन इक्वल्स टू 4। कहां से? कहां से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से ना, डिवाइड कर दो। तो लैम्डा ऑफ ब्रैकेट बाई लैम्डा बराबर 16/4, 4 चौक को 16। तो लैम्डा ऑफ बामर बराबर कितना? 4 लैम्डा। अरे हो गया, नीट 2023 का सवाल था। और कुछ तो पूछा नहीं। अब इसके बाद हाइड्रोजन एटम। हाँ ये देखो, अगर ऐसे सवाल पूछ ले, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? थर्ड अलाउड ऑर्बिट क्या करोगे? रेडियस का फॉर्मूला याद है? क्या है? एन स्क्वायर बाई जेड ना, 0.53 एंगस्ट्रॉन है ना। एन स्क्वायर बाई जेड, एन की जगह क्या डाल देना? एन की जगह क्या डाल देना है? 3। अरे क्लियर है, चाहे तो 3 डाल दो, चाहे रेशियो से निकाल दो, दोनों से बात बराबर ही आएगी। अरे करा हुआ है, क्लास में करा हुआ है मैंने क्वेश्चन। 4.77 एंगस्ट्रॉन आया था, क्लास में कराया था। और इधर करा दे। हाँ ये बताओ, कह रहा भाई अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से सुनना भाई, अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स फोटोन ऑफ एनर्जी 3 नॉट। कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया? 3 नॉट का। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज द इलेक्ट्रॉन नाउ हैव? ई नॉट इज द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 नॉट उसने एब्जॉर्ब किया है।
क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 21, एक्सरसाइज 1। बढ़िया सवाल है। कह रहा अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनो, सवाल आसानी से समझ आएगा। अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3 E0। एक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी कितनी? 3E0 की। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज द इलेक्ट्रॉन नाउ हैव? E0 इज द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 3E0, मान लो मैं एक फोटोन हूं, ग्राउंड स्टेट में मेरी एनर्जी कितनी है? E0 कितनी है? मैंने 3E0 का फोटोन एब्जॉर्ब किया है, तो मैं क्या करूंगा फोटोन एब्जॉर्प्शन के बाद? एक्साइटेशन, किसी ऑर्बिट में पहुंचूंगा, उस ऑर्बिट में मेरी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे होगी ना, तो कितनी होगी? अरे भाई मैंने कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया पहले ये बताओ? 3E0 का। कितनी एनर्जी का? 3E0 का ना। हम किसी ना किसी कहां पहुंचेंगे? ऑर्बिट में पहुंचेंगे ना। तो पहले तो ये पता करना है कि हम कौन से ऑर्बिट में पहुंचेंगे। कौन सी ऑर्बिट में पहुंचेंगे? E0 क्या है? ग्राउंड स्टेट। हमने कितनी एनर्जी ली? 3E0। कितनी ली? 3E0। हमारी एनर्जी कितनी है? E0 की वैल्यू कितनी है? E0 की वैल्यू कितनी है? अरे भाई -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। हाइड्रोजन एटम है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब हमने एनर्जी ली कितना? 3E0। 3E, तो हम जिस ऑर्बिट में पहुंचेंगे उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी गैप कितना है? 3E0 का ना। नहीं समझ आया? एनर्जी गैप कितने का है? 3E0 का। तो हम जिस ऑर्बिट में पहुंचे उसका एनर्जी कितना होगा? 3E0 कि 4E0 कि 2E0? सोचो, यहां मेरी एनर्जी है E0, क्लियर है क्या? मैंने यहां से एनर्जी कितनी ली? 3E0। अब मेरी एनर्जी कितनी हो गई? 4E0 ना। तो मैं अब अपने आप को उस ऑर्बिट में स्टेबल करूंगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी कितनी होगी? 4E0। तो अपने से पूछा है कि भैया यहां पे बताओ हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज द इलेक्ट्रॉन नाउ हैव। तो यहां पर जितनी इसकी क्या होगी टोटल एनर्जी, क्या उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी? अरे माइनस साइन होता है ना, तो हमको पता है कि ये E0 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 4E0। समझ आया? अच्छा सवाल था। चलो ये बताओ, मान लो अगर हम कहें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। ये है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। पहला कह रहा है n इक्वल्स टू 1 to 2। 1 से 2 जाएगा तो फोटोन देगा कि फोटोन लेगा? फोटोन देगा कि लेगा? लोअर से हायर गया है ना, तो उसको फोटोन चाहिए। क्लियर है? बी कह रहा है 2 से 1, सी कह रहा है 2 से 6, डी कह रहा है 6 से 2। तो सी तो हो नहीं सकता, 6 से 2 तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए इल्यूजन है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ध्यान से समझो। ये देख रहे हो कितना है? 10.2। इन सब को जोड़ भी दोगे ना तब भी इसके आसपास नहीं पहुंचेंगे। अरे बात समझे कि नहीं? सबसे बड़ा एनर्जी गैप कौन सा है? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। पहले के रिस्पेक्ट में अगर किसी का भी एनर्जी लेवल है, जितने बड़े का एनर्जी लेवल है, गैप है, वो तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि पहला अपने आप में ही क्या बहुत ज्यादा लीड क्रिएट कर दे रहा है। पहले का तीसरे से, पहले का दूसरे से, और किसी और का किसी और से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि पहले और दूसरे के बीच में कितना आ गया? 10.2। सबका बाप बना बैठा है ये। इसके बाद तुम किसी को भी देख लो, इनफाइनाइट से ले आओ, इनफाइनाइट से ले आओगे तब भी कितना होगा? 3.4। यही तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कहां निकलता है? अभी तुम गधा हो, देख रहे हो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बात समझ रहे हो? जैसे एक मतलब कहानी है, कहा जाता है कि कब्रिस्तान में कभी कभी, पुराने जमाने की कहावत है, मानते हैं लोग कि कब्रिस्तान में कभी कभी आग लग जाती है। तो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल जाग गई है तो आग लग गई है। ऐसा कुछ नहीं होता।
जब हड्डियां बहुत समय तक गल जाती है ना, तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे 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 इस तरह का डी एक्साइटेशन शो करते हैं। बात समझ रहे हो? तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी कन्फाइन हो जाती है, और जैसे उस एनर्जी को बाहर निकलने की जगह मिलती है तो वो क्या करता है, यूवी रेडिएशन जहां पड़ेगा वहां हीट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? जहां विजिबल रेडिएशन आएगा वहां हीट आएगी, उसी हीट की वजह से आग लग जाती है। अरे बात समझे ना? हमारी हड्डियों में फास्फोरस वास्फोरस होता है कि नहीं होता है? फ्लेमेबल मटेरियल है कि नहीं है ना? तो उसको फ्लेम में कन्वर्ट करने के लिए हीट तो चाहिए होगा ना। कहां से हीट आता है? यही हीट है, यही यूवी रेडिएशन है। अभी तो ये तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अभी जब तुम न्यूक्लियर रिएक्शन देखोगे अपने आप, जैसे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स बने हुए हैं ना, कैसे एनर्जी है उन फॉसिल फ्यूल्स के पास? वहां न्यूक्लियर डीके होता है। कहीं से अगर गैस निकलती है, कहीं से अगर, जैसे जब हम कभी फॉसिल फ्यूल्स की खोज करते हैं, अभी तो पूरा जमाना बचा हुआ है फॉसिल फ्यूल खोजने के लिए, बट फिर भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किस पर डिपेंडेंट हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाए। जैसे अभी हम बहुत ज्यादा खेलते हैं ना ईवी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक खेल रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट पोल्यूशन फ्री। घर में जब बैटरी आ गई आपके, तो वो बैटरी तो पोल्यूशन फ्री हो गई, नो डाउट। आपको बस चार्ज करना है, चार्ज करके लगाना है और यूसेज बढ़ाना है। लेकिन वो जो बैटरी बनी है ना, वो जिस प्रोसेस से बनी है वो भयंकर पोल्यूटेड प्रोसेस है। लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, फायदा क्या है कि वो स्पेसिफिक पोल्यूशन ऐसी स्पेसिफिक जगह पर क्रिएट किया जाएगा जहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज कौन से देश में बनाई जाती है? सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल लिथियम आयन का कहां है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा, वहां की पहाड़ों में लिथियम की खदान है। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनीज हैं वो सब यूएस की ही क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस करने वाले कंट्री है वो। हाँ, इसीलिए उसकी वैली का नाम है सिलिकॉन वैली। अरे बात समझे ना? तो है, खतरनाक जगह है, बहुत टेकी लोग हैं, एंड दे आर फार एडवांस्ड। और बस इसी वजह से कि उन्होंने बहुत पहले ही ढंग से चीजें करना शुरू कर दिया था, बहुत जल्दी सिस्टम में आ गए थे। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड ओवर देयर। हाँ बताओ, 51 नंबर का सॉल्व भी किया है। 2 ही कैसे होगा यार, 4 ही होगा, देखें। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज, तो माइनस ई नॉट लिखना चाहिए ना भाई। सवाल में ही तो माइनस ई नॉट लिखना चाहिए ना यार। अगर प्लस ई नॉट लिखा है तो 4 ई नॉट होगा, माइनस ई नॉट लिखा है तो तब तुम टी 2 ई नॉट घटाओगे। अरे क्लियर है ना? रेफरेंस पे एनर्जी क्या लिखी है? सवाल ही ठीक कर लो। कहां पर? ई नॉट इज द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? अरे एनर्जी इज ऑल अबाउट रेफरेंस, जरूरी थोड़ी है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। हम कह रहे हैं कि जो हमारा फ्री स्पेस है जहां तुम जीरो एनर्जी मान रहे हो, कैसे मान रहे हो जीरो? तुम एक रेफरेंस ही तो माने हो ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, जीरो। हम कहते हैं उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? जीरो। बात समझे ना? तो इट इज ऑल अबाउट रेफरेंस। जैसे रेफरेंस में कितना माना? ई नॉट, तो उसे प्लस ई नॉट माना है। अगर यही माइनस ई नॉट मानता, इसको सही कर लो, क्वेश्चन ठीक कर लो। क्वेश्चन नंबर 51 में ई नॉट की जगह लिख लेना माइनस ई नॉट, तब ये परफेक्ट सवाल होगा। माइनस ई नॉट या प्लस ई नॉट का होना एक रेफरेंस का होना है। जैसे हम कहें, सुनो, जैसे अभी तो तुम लोगों को ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट जेई वही में ऐसे सवाल थोड़ी पूछा जाएगा कि एनर्जी बताओ कि ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है। नहीं, वो कहेगा कि अगर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्स मान ली तो बताओ ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होगी। तो तुमको क्या डाल देगा? एक रेफरेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। यहां पर जब तुमने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो तुमने फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी मानी है? जीरो। जरूरी है जीरो हो? नहीं, हम कह रहे हैं हम उसकी एनर्जी मान रहे हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जीरो माने हो तो क्या है? -13.6। अब तुम फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लिए +13.6, तो ग्राउंड स्टेट की कितनी हो जाएगी? जीरो।
अरे क्लैरिटी है ना, ये रेफरेंस के हिसाब से चलता है। तो अगर ई नॉट लिखा है तो हम उसको माइनस ई नॉट कतई नहीं मान सकते, तो माइनस ई नॉट लिखा रहना चाहिए। अगर माइनस ई नॉट लिखा है, 3 ई नॉट का फोटोन एब्जॉर्ब किया है, तो गेन किया एनर्जी कितना, 2 ई नॉट का। क्लियर है ना, तो 2 ई नॉट वाली एनर्जी लेवल में पहुंचेगा। अगर मान लो तुम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो माइनस ई नॉट तुम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते हो। तो क्वेश्चन में ठीक कर लेना, इसको कर लेना माइनस ई नॉट, जहां ई नॉट लिखा है उसको लिख लेना माइनस ई नॉट। ये बताओ, अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ चलो एक काम करना, सुनो, एक काम करना, नहीं नहीं दूसरा नहीं लूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 56 तक सारे बना लेना। बन गए? हाँ हाँ, मैंने बोला था बनाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ हिस्से मैंने नहीं पढ़ाया था ना, ये स्पेक्ट्रल वाला नहीं पढ़ाया था, तो बना लिया तो अच्छी बात है। कल से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई।